ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आने वाला है वो है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है? फॉर अ रिएक्शन टू हैपन द reactant molecules must collide with each other. This is true for all the cases except the unimolecular reaction. अच्छा, ये जो collision theory है वो unimolecular reaction के लिए valid नहीं है। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, उस चीज को याद रखना। ठीक है, अच्छा, every collision is not effective. For a collision to be effective, those molecules must possess a minimum amount of energy and they must collide with a proper orientation. यानी एनर्जी जो है उसका एक मिनिमम वैल्यू है जिससे कि हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाए, यानी फ्रूटफुल हो पाए, यानी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बना पाए। ठीक है, और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ऑर्गेनिक में आगे हम बहुत सारे देखेंगे, जो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसा है जो एक प्रॉपर डायरेक्शन पे अटैक होने पर ही हमारा रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट वाया फॉर्मेशन ऑफ अ हाईली एनर्जेटिक और हाइपोथेटिकल स्पीसीज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेप और TS, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड स्पीसीज। ठीक है, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेप के थ्रू प्रोसीड करता है। ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेप में क्या होता है? जिस स्टेप में रिएक्टेंट्स का बॉन्ड टूटना चालू होता है बट प्रोडक्ट वाले बॉन्ड्स पूरी तरीके से बनता नहीं है, ना बॉन्ड पूरी तरीके से बनता है ना बॉन्ड पूरी तरीके से टूटता है। इट कंटेन्स एटलीस्ट वन इनकम्प्लीट बॉन्ड, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेप। इट हैज एन एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कभी हम इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इट इज मोर ऑफ अ हाइपोथेसिस। इट बिलीव्स टू बी प्रेजेंट ट्रांजिट थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेप, बट इसका कोई कॉन्क्रीट और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेप कैन नेवर बी आइसोलेटेड। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जो कि मैं फिर आगे बढ़ूं। राइट, सो बेसिकली रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है, ये अगर हमारा एनर्जी है और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी द रिएक्शन जैसे जैसे हमारा प्रोसीड कर रहा है आगे की ओर, वो अगर विथ टाइम हम देखें, सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो हमारा गैप है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको ही हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में हम जानते हैं। ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है एनर्जी वाइज, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेप। इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस आएगी दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, और रेफरेंस लेवल से जो टॉप लेवल है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी सेम चीज नहीं है, दोनों का डेफिनेशन ढंग से देखना। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। collision must be with proper orientation. It is a minimum total energy, इसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी कंप्यूटेड है। ठीक है, अच्छा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो तो मेरा यही वाला है। ठीक है, यही मेरा एनर्जी लेवल का एवरेज लेवल है। तो ये जो एडिशनल एनर्जी होगा वो एडिशनल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म पे ही होना पड़ेगा। सो E or the activation energy is the additional kinetic energy to be possessed by a reactant molecules above the average energy of the molecule. ठीक है, सो ये है हमारा डेफिनेशंस। अब
हम बेसिकली बात करते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में तुम लोगों को मैंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, वो फॉर्मूला को वापस याद करो। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज गिवन बाय ZAB, that will be equals to pi sigma AB square root over 8 KT by pi mu AB into NA by V into NB by V, जहां पे pi sigma हमारा होता है द collision diameter जिसके बारे में हम पहले देखे थे, mu AB हमारा होता है reduced mass, MA MB by MA plus MB, NA है number of molecules of A, NB है number of molecules of B, molecular weight से भी हम डिवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ये वाले काइनेटिक थ्योरी में इतना कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में जो ये कोलिजन है वो कोलिजन हमारा इफेक्टिव नहीं है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज के पास ही वो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होंगे और उसका एक सर्टेन परसेंटेज के पास ही प्रॉपर ओरिएंटेशन होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सेम एज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आइडियल गैस दैट इज डन इन KTG, वो हम एनर्जी के लिए भी बना सकते हैं। देखो, वेलोसिटी और एनर्जी का ग्राफ काफी हद तक सिमिलर होगा। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो सिमिलर हमें एक कर्व मिलेगा जो हमने वेलोसिटी के लिए किए थे, ठीक है, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। सो ये अगर मेरा एनर्जी है तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो पीछे वाले हिस्से के पास ही तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा होने वाला है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसी के पास होने वाला है। तो ये पीछे का जो पूंछड़ी है उतना एरिया में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं के पास हमारा एनर्जी सफिशिएंट होंगे, उतना ही कोलिजन हमारा इफेक्टिव होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी बैरियर फैक्टर or the area of the shaded region gives us the fraction of molecule that can cross the energy barrier, और ये फ्रैक्शन का वैल्यू जो होती है that is equals to e to the power minus a by RT। कहां से आया नहीं वो तुम्हें हेडेक नहीं लेना है, वो सच है, ये बात मान लो, ठीक है, राइट। And the last factor is the orientation factor or the steric factor, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, that rho is always less than or equals to 1, ठीक है। क्या है, मान लो दो OH डॉट कोलाइड करके H2O2 बना रहा है, ठीक है। सो दोनों O अगर आमने सामने होगा तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होने वाला है। अगर ये O हमारा पीछे से अटैक करेगा फिर तो वो कोलिजन डेफिनेट सी बात है कंप्लीटली इनइफेक्टिव बनने वाला है, वो रिएक्शन तो मेरा आगे की ओर प्रोसीड ही नहीं करेगा। इस बात को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, दैट कोलिजन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इनइफेक्टिव इन नेचर, ठीक है। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू द स्टेरिक फैक्टर इनटू द एनर्जी बैरियर फैक्टर, ठीक है। This is an extremely high quantity and this is at extremely low quantity, लगभग 0.001% का भी रिएक्शन हो जाए उसको हम बड़ी बात मानते हैं। इट इज अ एक्सट्रीमली लो क्वांटिटी। सो जो नेट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मेरा फाइनाइट टाइप्स क्वांटिटी होती है। ये वाला जो दोनों टर्म है वो तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे चला जाएगा। मैं अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो आ जाएगा। यहां पर Na है, दोनों पे मैं एवोगैड्रो नंबर से कर दूं और रूट के अंदर डाल दूंगा, वो तो मेरा फिर कंसंट्रेशन का टर्म आ जाएगा। यहां पर जो है ये वाला टर्म इंटू रो इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई RT,
ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं कोई एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के, जिसके अंदर ये जो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है इनटू जो हमारा स्टेरिक फैक्टर वाला टर्म है उसको हम बोलते हैं, दोनों को साथ में मिला के, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और द आर्हेनियस कांस्टेंट ए। ठीक है, वो हम टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट मानते हैं, बट ऑब्वियसली वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारी चीजों में उस जगह पे गलती है। हाँ, फॉर माइन्यूट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ये वाला पार्ट को हम लगभग जो है वो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि केल्विन पे ध्यान दो, √300 और √310 में कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, तो ये वाला टर्म टेम्परेचर के माइन्यूट वेरिएशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, तो इस कारण पे इसको हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आर्हेनियस कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन है तो वो वेरिएबल, टेम्परेचर को अगर हम ड्रास्टिकली बदलेंगे तो फिर ये वाला टर्म भी हमारा रोल प्ले करना चालू कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दिस इज कॉल्ड द आर्हेनियस कांस्टेंट। नाउ k is given to be equals to a into e to the power minus Ea by RT। ठीक है, तो a is the Arrhenius constant, ये हमारा एनर्जी बैरियर फैक्टर है e to the power minus Ea by RT, and this is called the Arrhenius equation regarding the rate constant। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी रिगार्डिंग द कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर हमारा काम कर रहा है वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी किस रेट से मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है। दूसरा है ओरिएंटेशन, क्या ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है। और तीसरा, इतना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि Ea के बराबर होना चाहिए तभी हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी बैरियर फैक्टर, एंड दैट इज गिवन बाय e to the power minus Ea by RT। तो काफी ज्यादा सिंपल चीज है, थियोरेटिकल चीज है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाना चाहिए। 2-3 बार पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत तोप वाली बात नहीं है। बट वापस एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए वैलिड ही नहीं है ये वाली थ्योरी, क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पड़े पड़े जो है वो हमारा आगे की ओर प्रोसीड करता है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने देखे थे जो k इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस Ea by RT। अच्छा, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है तो हम जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हेनियस कांस्टेंट होता है दैट वी टेक इट एज अ कांस्टेंट, बट ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, वो बात हमें याद रखना जरूरी है। अदरवाइज हम एक ग्राफ जो है वो गलत बना देंगे और बहुत सारी जगहों पर वो गलतियां जो है वो देखने को मुझे मिला है। ठीक है, बट IIT ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर वो गलत ग्राफ हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं हुआ, नॉर्मली हम केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चंस करेंगे दे टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नॉर्मली वो वेराई नहीं करवाता है, तो वैसे केसेस के लिए हम A को कांस्टेंट मान लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारा नहीं है। राइट, सो ये वाला जब इक्वेशन हमारे पास आ गया है, इसका अगर मैं लॉग लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln A माइनस Ea बाई RT। ठीक है, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ln k का डिफरेंशिएशन होगा 1/k इंटू dk बाई dt। ln A का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा Ea बाई RT स्क्वायर। राइट, समझ में आया? तो हमारे पास आ जाएगा dk बाई k इज इक्वल्स टू
EA by RT स्क्वायर इंटू dt। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है और इसको हम लोग बोलते हैं द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, राइट। सो फॉर स्मॉल टेम्परेचर राइज, डेल्टा टी, ठीक है, dt को हम अप्रोक्सीमेटली डेल्टा टी लिख सकते हैं और dk को हम अप्रोक्सीमेटली डेल्टा को लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा k बाई के will be equals to EA by RT square into डेल्टा टी। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। ओके, सो यहां पे इसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट थ्योरी हम करने वाले हैं। सबसे पहला, consider a reaction X gives you Y, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है ये, ठीक है। सो मैं एक बार टेम्परेचर को 300 केल्विन से 301 केल्विन कर रहा हूं और दूसरे बार टेम्परेचर को 400 केल्विन से 401 केल्विन कर रहा हूं, ठीक है। समझ में? तो सवाल यह है, इन विच केस डेल्टा के बाई के इज मोर। यानी दोनों केस पे मैं डेल्टा टी को सेम ही रखा हूं, दोनों केस में मेरा डेल्टा टी जो है वो सेम है, ठीक है। तो डेल्टा टी का वैल्यू हमारा कितना है दोनों केस में, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 केल्विन, ठीक है। सो डेल्टा के बाई के will be proportional to 1 by t square, right? समझ में? So t जितना कम होगा डेल्टा k बाई के उतना हमारा ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं fractional change in rate constant, fractional change in rate constant is more at 300 केल्विन। तो 300 केल्विन वाले टेम्परेचर पे फ्रैक्शनल चेंज हमारा ज्यादा होगा। यानी व्हाट वी कैन से इज reactions rate constant is more sensitive
more sensitive towards temperature change at lower temperature. Again, provided the change in temperature is really small. अदरवाइज हमारा ए कांस्टेंट ही नहीं था और ये पूरा फंडा ही हमारा गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अगर हमारा स्मॉल होगा तो इन दैट केस टेम्परेचर जितना कम रहेगा, रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो टुवर्ड्स द टेम्परेचर उतना ज्यादा सेंसिटिव होने वाली है। अच्छा, सिमिलरली दूसरा वाला केस करते हैं। मान लो x हमें देता है y, ये वाले का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है E1 और W देता है Z, इसका है E2। टेम्परेचर में दोनों में 300 केल्विन, तो 301 केल्विन पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। टेम्परेचर को दोनों केस पे मैंने 300 केल्विन से 301 केल्विन पे कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सवाल ये है, इन विच केस fractional change in rate constant is more. In which case the fractional change in rate constant is more. Again, मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा के बाई के that will be EA by RT square into delta T. This is the equation that we can write. ठीक है, समझ में? So what can I write? यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि बाकी सारे टर्म डेल्टा टी भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, डेल्टा के बाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। ठीक है, तो मान लो उन दोनों केसेस के अंदर ये हम दे रखे हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा। EA1 is greater than EA2. So, delta K by K for the first reaction will be greater than delta K by K for the second reaction. क्योंकि EA1 greater than EA2 दे रखा है, तो मैं ये चीज साफ साफ लिख सकता हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं, reactions rate constant is more sensitive at a given temperature if it has a higher value of EA. It has a higher value of EA. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिगार्डिंग, जो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट। सो फार सो गुड। मेरे ख्याल से ये बेसिक बातें जो है वो हमें समझ में आ चुका है, राइट। अच्छा, तो मान लो ये दे रखा है, जो सपोज करो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट है K1, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट है K2। T1 T2 डज नॉट डिफर बाय मच।
T1 T2 डज नॉट डिफर बाई मच। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मेरा ये है तो K1 और K2 में रिलेशन निकालने का ट्राई करो। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे? यहां पर एक चीज हमारा क्लियर हो गया है, जो dk बाई k दैट विल बी EA बाई R इंटू dt बाई t स्क्वायर। And now if I integrate at temperature T1 it is a K1 and at temperature T2 it is a K2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ln K2 by K1 that is equals to minus EA by R 1 by T2 minus 1 by T1। ठीक है, ln K2 by K1 is equals to minus EA by R 1 by T2 minus 1 by T1। प्लीज ट्राई टू रियलाइज ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल वेंट ऑफ इक्वेशन की तरह ही है जो हम लोगों ने एंथैल्पी के लिए निकाले थे। जो हमने एंथैल्पी के लिए निकाले थे एग्जैक्टली वैसा ही इक्वेशन हमें यहां पर जो है वो हमें मिला है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, एक चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा, T2 ग्रेटर देन T1 है मान लो, और ये जो है वो तो हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 ही है, तो 1 बाई T2 डेफिनेटली 1 बाई T1 है, लेस देन। तो ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आगे एक माइनस साइन है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो ln K2 बाई K1 इज ग्रेटर देन 0, तो K2 is definitely greater than K1। ठीक है, सो हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, जो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑलवेज increases with temperature। अगर बहुत लोगों को ln पसंद नहीं आता है तो वो लोग log भी लिखते हैं। ठीक है, बहुत लोग जो है इसको log के फॉर्मेट पे भी लिखते हैं, तो log 10 बेस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 बाहर लाना पड़ेगा, तो उसको वहां पे अगर मैं ले आऊंगा तो दैट विल बी माइनस EA बाई 2.303 R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ठीक है, सुनना राइट। क्या यहां से हम वेंट ऑफ इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं? लेट्स सी। तो अगर मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, सो ये जो हमारा है दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है मेरा EAF, और ये हमारा पीछे की तरफ का रिएक्शन है,
that is equals to EAB। ठीक है, ध्यान देना जो हमारा डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन है, ये गैप का जो वैल्यू है वही तो मेरा डेल्टा HR है। ठीक है, डेल्टा HR का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट EAF माइनस EAB। ठीक है, समझ में? अच्छा, टेम्परेचर T1 पे जो हमारा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है वो मान लो है KF है, और बैकवर्ड जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो है मेरा KB। जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है वो है KF, और जो हमारा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है वो है मेरा KB। एंड सिमिलरली टेम्परेचर T2 पर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बन गया है KF डैश, और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हो गया है KB डैश। अच्छा, T1 पर जो हमारा K इक्विलिब्रियम होगा उसका वैल्यू क्या होगा? KF बाई KB, और इसका K डैश इक्विलिब्रियम होगा KF डैश बाई KB डैश। टेम्परेचर T1 पे ये होगा KF बाई KB, और K डैश इक्विलिब्रियम पे होगा KF डैश बाई KB डैश। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? लॉग 10 बेस KF डैश बाई KF माइनस EAF by 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1. That is the first equation. And similarly, क्या मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक चीज लिख सकता हूं या नहीं? log 10 बेस में KB डैश by KB माइनस EAB by 2.303 R 1 by T2 माइनस 1 by T1। ये दोनों मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, और सिंपली हम एक काम क्यों ना करें, हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर डालें। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हुए 1 माइनस 2, तो log 10 क्या आएगा? KF डैश बाई KB डैश आ जाएगा इनटू KB बाई KF आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेता हूं तो EAF माइनस EAB बाई 2.303 R 1 by T2 माइनस 1 by T1। अब ये वाला टर्म ध्यान देना K डैश इक्विलिब्रियम है, और ये जो है वो है 1 by K इक्विलिब्रियम। तो मेरे पास आ जाएगा log 10 K डैश इक्विलिब्रियम by K इक्विलिब्रियम minus the delta reaction H by 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1. So from here we have derived the Van 't Hoff equation. Okay? Okay दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, वो है
temperature coefficient of a reaction. ठीक है, denoted by mu. Now, what is the temperature coefficient of reaction? It is the number of times by which K increases due to change in 10 degrees Celsius of टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता हूं तो इन दैट केस जो हमारा कितने टाइम से के हमारा बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन. जनरली म्यू इज इक्वल्स टू के एट, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस बाई के एट 25 डिग्री सेल्सियस. एंड जनरल केस में इट कम्स आउट टू बी 2 to 3. जनरल केस में इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है फॉर अ गिवन रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, तो सवाल यहां पर ये उठता है, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है, तो कोई बात वाली बात नहीं है. वाई की चेंजेस बाय सच लार्ज अमाउंट फॉर ओनली 10 degree Celsius rise in temperature. ठीक है. तो यहां पर जो पहला सस्पेक्ट जाता है वो है मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए. ठीक है. तो लोगों ने कंप्यूट किया जो 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो कितने परसेंट से बदल रहा है. ठीक है. बट काइनेटिक एनर्जी यानी ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल changes by only around 3 to 4% due to rise in temperature. Now, ये इतना कम परसेंट चेंज हो रहा है, this cannot lead to a drastic amount of rise in temperature. That cannot lead to a drastic amount of change in the rate constant. तो कुछ तो और रीजन है जिस कारण पे हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो 2 से 3 टाइम्स पर हो जाता है. सो दिस कैन नॉट बी द मेन रीजन. ये बात तो हमारा क्लियर हो गया है. जो हमारा मेन रीजन होता है, मेन रीजन बिहाइंड दिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ effective collisions.
The main reason behind this is the increase in number of effective collisions. हम लोगों ने KTG पर भी ड्रॉ किए थे। यहां पर था 1/n dN/dE और यहां पर था एनर्जी E। तो मान लो ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है। This is my EA. This graph is drawn at 25 degrees Celsius. Now, for 35 degrees Celsius, so हम ध्यान दे सकते हैं जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमारा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है और इतना शार्प राइजिंग द वैल्यू ऑफ के ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर का रीजन ही हमारा ये है। जो यहां पर जो राइज हम यहां देख सकते हैं वो राइज हमारा सब्सटेंशियल है। मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो एरिया अंडर द कर्व फॉर द एनर्जी ग्रेटर देन द EA increases substantially and that's why we get a substantial rise in the value of K. ठीक है? Okay. Now the last thing. Graph of K versus temperature. ठीक है? Right. So, ध्यान देना K is equals to A into e to the power minus EA by RT। ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, एक बात तो हमने पहले ही देख चुके थे, एज अ T increases K also increases। ठीक है? नाउ टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एज ए T टेंडिंग टू इंफिनिटी EA by RT tends to 0, तो K approaches the value of A. K approaches the value of A and ग्राफ अगर हम ध्यान दें तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। दिस इज K, दिस इज T एंड यहां पर जो है दिस इज द आर्हेनियस कांस्टेंट A। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज देखे थे, जो लोअर टेम्परेचर में हायर सेंसिटिविटी होती है एंड एट ए हायर टेम्परेचर कम सेंसिटिविटी होती है। तो इनिशियली हमारा ये ड्रास्टिकली राइज करता है एंड आफ्टर दैट इट स्लोज डाउन, और K का हमें इस प्रकार का एक ग्राफ जो है वो हमें मिलने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है? ये जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ हम मिलने की उम्मीद जो है वो हम रखते हैं। ठीक है? अगर प्रॉपर और एनालाइज करें, कर्वेचर वगैरह मैंने ध्यान नहीं दिया, एक काम करो प्रॉपर कर्वेचर बना लेते हैं। तो dk बाई dt वो तो हम जानते हैं, दैट इज K इंटू EA बाई RT स्क्वायर। तो A इंटू EA बाई R e टू द पावर माइनस EA बाई RT बाई T स्क्वायर। ठीक है? एंड कर्वेचर देखने के लिए सेकेंड बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d स्क्वायर K बाई dt स्क्वायर
AEA by R. Now, -2 into EA by RT by T cube, ये आएगा, प्लस 1 by T स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन EA by RT क्यूब, सॉरी R T to the power 4 into E to the power minus EA by RT. और यहां पर कोई भी जगह पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं देखने के लिए दिस हैज टू बी इक्वेटेड टू 0. दिस इज द सिंपल कैलकुलेट, सॉरी मैंने यहां पे बाहर टी स्क्वायर लिख के वापस टी टू द पावर 4 लिख दिया था, सॉरी. हाँ, समझो. अब ये वाला क्वांटिटी कभी 0 हो नहीं सकता और ये वाला क्वांटिटी कभी 0 हो नहीं सकता है, वो तो हमारे इंफिनिटी पे होगा. तो हम सिंपली लिख सकते हैं EA by R T to the power 4 minus 2 by T cube, that will be equals to 0. तो हमारे पास T आ जाएगा EA by 2R. Okay, तो at that particular point we are going to get a point of inflection. तो ये वाला ग्राफ को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा एक्चुअल में. So the graph will have a point of inflection. So proper अगर हम ग्राफ बनाएं, तो initially it will be concave up, a very steady rise, and then it will be concave down, and this temperature is going to be equals to EA by 2R. Okay, this temperature is going to be equals to EA by 2R. So this is the temperature जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है. So that is the graph of K versus T. Initially it was a point of inflection, steep increase at the lower temperature, and then slowly it will increase. ये ग्राफ तुम्हें ज्यादातर जगहों पे देखने को मिलेगा. एंड खास बात ये है, दिस ग्राफ is actually wrong. This graph is actually wrong. ठीक है. क्या गलत है सर इसमें? गलती यहां पर यह है, इतना सिंपल तो कुछ भी नहीं होता है. मेन गलती यहां पर यह है, जो A is not a constant, A itself is a function of temperature. इनफैक्ट वो रूट टी पर डिपेंड करता है मोटे मोटे तौर पे. ऐसे उसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये रूट टी पर डिपेंड करेगा. एज टी keeps on increasing, A also keeps on increasing as T tends to infinity. A also tends to infinity. So this graph has actually no limit. तो जो ट्रू ग्राफ होता है, इसका जो ट्रू ग्राफ होता है, ये है हमारा K, ये है हमारा T. हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होता है,
but after that also it keeps on increasing. It goes up to infinity. There is no maximum bound for value of k. ये जो हमारा a है वो आर्हेनियस कांस्टेंट एक्चुअल में तो कांस्टेंट नहीं है, वो बेसिकली तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है. ट्राई टू रियलाइज एट इनफाइनाइट टेम्परेचर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी ऑल्सो इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर पे प्रैक्टिकली सारे मॉलिक्यूल्स के पास इफेक्टिव कोलिजन का एनर्जी हो ही जाएगा. ठीक है, तो मेन फंडा वो लोग ये अप्लाई करता है जो इनफाइनाइट टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल्स के पास E से ज्यादा एनर्जी है, यानी प्रैक्टिकली सारे मॉलिक्यूल्स के पास. तो उस कारण पे वहां पर केवल और केवल जो है फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर ही डोमिनेट करता है. पर ट्राई टू रियलाइज जो फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है वो भी तो इंफिनिटी को टेंड करेगा एट इनफाइनाइट टेम्परेचर. हाँ, ऑब्वियस सी बात है उतना तेजी से नहीं बदलेगा, दैट आई एग्री, बट यहां पर कोई मैक्सिमम वैल्यू का बाउंडेशन है, दैट आई कंप्लीटली डिसएग्री. ऐसा कोई भी बाउंडेशन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो यार, ये वाले पार्ट में क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैलकुलेटिव भी होता है, इसमें कंसेप्चुअली कुछ नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है. सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने का सवाल जो है वो हमारा आता है. बस एक बार थ्योरी पता हुआ होना चाहिए. क्या बोला है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड इन 10 मिनट्स एट 47 डिग्री सेल्सियस. देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA. सो टी हाफ दोनों का दे रखा है, तो K at 27 degree Celsius will be ln2 by 30 minute inverse, and K at 47 degree Celsius ln2 by 10 minute inverse. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, कोई अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछेगा तो देखो ध्यान दो, 20 डिग्री सेल्सियस का उस कारण पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा 3 टाइम्स हुआ है. ठीक है, सो पहला 10 डिग्री पे मान लो म्यू टाइम्स होता है, पहला 10 डिग्री पे मान लो हमारा म्यू टाइम्स होता है, तो अगला 10 डिग्री पे भी म्यू टाइम्स होगा, लगभग कांस्टेंट मानते हुए. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा म्यू स्क्वायर होगा, अच्छा 2 म्यू मत लिख देना, ठीक है, टाइम्स हो रहा है, ऐड थोड़ी ना हो रहा है. कोई एक चीज मान लो दुगुना हो गया, अगले वाले पे वापस दुगुना हुआ, तो 20 डिग्री पे 4 गुना हो जाएगा. ठीक है ना, राइट? दो बहुत गलत एग्जांपल है, 2 + 2 भी 4 होता है. खैर, मान लो पहली बार में 1.5 गुना हुआ, दूसरी बार में 1.5 गुना हुआ, तो 1.5 गुना इंटू 1.5 गुना हुआ ना नेट पे, ना कि 1.5 + 1.5 3 गुना थोड़ी ना हुआ, 2.25 गुना हुआ. सो म्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3. तो हमारा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, पूछा नहीं था बट पूछता मैं लिखता √3 यानी 1.732. खैर, मेरे पास यहां पे K का आ गया है दोनों का वैल्यू, तो सिंपली मैं यूज करूंगा log 10 K2 by K1, that will be minus EA by 2.303 R 1 by T2. T2 कितना है मेरे पास? 320 -1 by T1. तो यहां से अब सिंपली कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास वैल्यू जो है
वो आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो। यहां से हमारे पास ये का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A goes to B in the case of reaction 1 and C goes to D in the reaction 2. In reaction 1, K becomes 2 times as the temperature is increased from 300 Kelvin to 310 Kelvin, and T half at 310 Kelvin is given to be 30 minutes. At 310 Kelvin, reaction 2 proceeds twice as fast as of 1, and the activation energy of the second reaction is half that of the first reaction. Then calculate the rate constant of the reaction 2 at 300 Kelvin. That is what we are asked for. ठीक है, अच्छा ध्यान दो, for reaction 1 what I can say, ln 2 times हुआ है 2 माइनस EA बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ठीक है, इसका EA1 है। सो EA1 कितना आ जाएगा, एलसीएम लो, 310 इंटू 300 इंटू R इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ EA1। तो मेरे पास EA2 जो आ जाएगा दैट विल बी इसका आधा, यानी 310 इंटू 300 इंटू R इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 20। इसको भी इसी फॉर्मेट पे रखो, इस पे हाथ मत लगाओ। मैं देखो, मैं फिजिक्स मैथ्स वाला बंदा हूं, तो इस कारण पे मुझे लॉग से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ln को लेकर ही काम करना प्रेफर करता हूं। ठीक है, दैट इज फॉर द रिएक्शन 1। अच्छा, ना एक चीज और भी बोल सकता हूं, जो K1 डैश यानी एट 310 केल्विन इसका जो है दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, ln2 बाई 30 मिनट इनवर्स। सो क्योंकि बोला है 310 केल्विन में रिएक्शन 2 टाइम्स फास्टर प्रोसीड करता है, तो K2 डैश at 310 Kelvin will be 2 K1 dash, that will be ln2 by 15 minute inverse। अच्छा, सो अब रिएक्शन 2 के लिए अगर मैं बात करूं ln K2 डैश बाई K2 माइनस EA2 बाई R इंटू 1 बाई 310, and this will come out to be equals to, माइनस तो खत्म कर दो, 310 इंटू 300 इंटू R इंटू ln2, नीचे मेरे पास R आएगा इंटू 10, 310 300 और यहां पर एक 20 भी है मेरा, यही तो आएगा। EA2 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया।
तो मेरे पास जो आ जाएगा, देखो ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म कट गया, आर आर कट गया, सो दैट विल बी ln √2. Half ln 2, that is nothing but ln √2. So k2 dash by k2 is equals to √2. तो k2 जो आएगा that will be k2 dash by √2. बट k2 dash का वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा हूं. सो k2 का वैल्यू आ जाएगा ln 2 by 15 √2 मिनट इनवर्स. ठीक है. एंड ln 2 है 0.693. 0.693 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा? 0.046 डिवाइडेड बाई √2 यानी 1.414, अप्रोक्सीमेटली 0.03 आएगा. लगभग 0.03, उससे थोड़ा सा बढ़ाएगा. कंप्यूटेड 0.03 मिनट इनवर्स. तो दोस्तों आखिरी में कैलकुलेशन करने पे बहुत सारा फायदा है जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. यहां पर अगर हम वैल्यू निकालने पे लग जाते तो हमारी लंका लग जाती, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बाद में तो वो सारे टर्म हमारा कटने वाला था. ओके दोस्तों, लुक एट द क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. A इक्विलिब्रियम विद B डेल्टा H रिएक्शन दे रखा है -33 किलो जूल पर मोल. फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जीज है उनका रेशियो दे रखा है 20:31. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल. देन वी हैव टू फाइंड द K इक्विलिब्रियम. ठीक है. अच्छा, ये रिएक्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? ठीक है. ये है हमारा EAF और ये जो है दैट इज EAB. ये है मेरा EAF और ये है मेरा EAB. ठीक है. सो व्हाट डू यू नो? EAF माइनस EAB that is equals to delta H reaction that is a -33 किलोजूल पर मोल. तो EAB माइनस EAF. अच्छा, EAF को मैं क्या लिख सकता हूं? 20/31 इंटू EAB. EAF को मैं ये लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू 33. तो यहां पर हमारे पास 11 आ जाएगा, तो 11 कटेगा, तो EAB जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 93 किलो जूल पर मोल. दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है. और EAF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 किलो जूल पर मोल. ये चीज हमारे पास डायरेक्टली आ चुका है. अच्छा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट में KF क्या लिख सकता हूं? ए दोनों का सेम लेने बोला है, e टू द पावर माइनस EAF बाई RT, और बैकवर्ड रिएक्शन का KB माइनस EAB बाई RT. एक्चुअली AF और EAB अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने निकाल दिया यहां पर. ठीक है, बस देख लो एक बार के लिए. तो K इक्विलिब्रियम जो हमारे पास आएगा, K इक्विलिब्रियम सिंपली होगा इन दोनों का डिवीजन. तो e टू द पावर EAB माइनस EAF डिवाइडेड बाई RT. तो दैट विल बी e टू द पावर ऑफ
33 into 10 to the power of 3, 8.314 टेम्परेचर जो है वो है 300 केल्विन। एंड नाउ यू हैव टू सिंपली कंप्यूट इट। ठीक है, मैं इसको कंप्यूट जो है वो कर रखा हूं, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 5.572 into 10 to the power of 5. That will come out to be equals to the K equilibrium value. ठीक है, ओके दोस्तों, और एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बस तुम लोग को मेथड समझा दे रहा हूं। डेटा बहुत ज्यादा गंदा है तो मैं वो करने वाला नहीं हूं। खैर, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B दे रखा है, log 10 KF का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा H रिएक्शन दिया हुआ है, और ये भी बोला हुआ है जो KB का वैल्यू एट 50 डिग्री सेल्सियस हमारा दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KB। ये चीज जो है वो हमें पूछा गया है, तो हमारा क्या अप्रोच रहेगा? अच्छा, KF में क्या बोल सकता हूं? दैट इज AF into e to the power minus EAF by RT. So, मेरे पास ये आ जाएगा ln KF, that will be ln AF minus EAF by RT. तो अगर मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं तो log 10 KF 2.303 से मैं पूरा डिवाइड कर दूंगा, log 10 AF माइनस EAF बाई 2.303 R into T. So now, looking here, अब हमें क्या मिल चुका है? हमें क्या मिल चुका है? जो EAF का जो वैल्यू आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1.25 इंटू 2.303 R. That is the value of EAF. और यहां से मेरे पास EAB का वैल्यू भी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा H रिएक्शन इज नथिंग बट EAF माइनस EAB। तो EAB जो होगा दैट विल बी EAF माइनस डेल्टा HR। तो EAB विल बी 478 माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 करूंगा, तो 12.5 इंटू 2.303 R किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो KB मेरे पास आ जाएगा AB e to the power minus EAB by RT, और इसका वैल्यू तो मुझे मिल जाएगा ये वाले इक्वेशन से 10 to the power minus 4 into AB EAB by R, और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है 323। तो ये हमारे पास यहां से वैल्यू निकाल लो, और यहां से हमारे पास जो आ जाएगा, कैलकुलेट द आर्हेनियस कांस्टेंट AB फ्रॉम हियर, और जो हमारा KB मैक्स होगा वही तो हमारा AB के इक्वल होगा, राइट? कैलकुलेटिवली टफ क्वेश्चन है, बाकी कंसेप्चुअली काफी आसान है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जो मेरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और जो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है, वो मान लो दोनों हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एज गिवन
देन ये जो 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें वो चीज निकालना है। ठीक है, अच्छा, सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, k1t इंटू e टू द पावर k2t बाई r, ये हमारे पास आ जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, सो ध्यान दो, dk बाई dt, पहले मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को एक बार चेक कर लेता हूं। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले तो ये 1 हो जाएगा e टू द पावर प्लस माइनस k2t बाई r माइनस k2 बाई r, ये वाला चीज को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे पहले मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए। सो दैट इंप्लाइज e टू द पावर माइनस k2t बाई r 1 माइनस k2t बाई r, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ ये वाला टर्म जो है वो तो हमारा कुछ होगा नहीं, तो k2t बाई r इक्वल्स टू 0, तो t हमारे पास आ जाएगा r बाई k2। ठीक है, सो इसके अलावा अगर हम और भी एनालाइज करें, एट t इक्वल्स टू 0 k का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है और t टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो की तब भी हमारा टेंडिंग टू 0 आ रहा है। राइट, यहां पर 0 पे इस टर्म के लिए और इंफिनिटी पे ये वाला टर्म के कारण हमारा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तुम बोलोगे सर आगे भी तो इंफिनिटी हो रहा है, नहीं, ये हमारा स्ट्रॉन्गर फंक्शन है, ये हमारा वीकर फंक्शन है, तो तुम लिमिट का लॉपिटल रूल भी लगा दो, तो लॉपिटल रूल से भी हम यहां पर पहुंच सकते हैं। सो k क्योंकि 0 से 0 जा रहा है, तो k इज टेकिंग अ मैक्सिमा एट t इक्वल्स टू r बाई k2। तो अगर मैं k वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। राइट, समझ में आया? एंड दिस इज ऑकरिंग एट r बाई k2। तो k मैक्सिमम अगर कोई पूछेगा तो उसका वैल्यू क्या है, k1 r बाई k2 e टू द पावर -1। बट ध्यान दो, ये तो हमारा a है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सो दैट विल बी a बाई e, दैट इज नॉट इक्वल्स टू a। ये ऑब्वियसली हमारा a के इक्वल नहीं है, सो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। एट ए लो टेम्परेचर एज ए t इंक्रीजेस k इंक्रीजेस, लेट्स सी, टेम्परेचर को अगर मैं लो रखूंगा, k इंक्रीज करने पे t इंक्रीज कर रहा है, t इंक्रीज करने पे k इंक्रीज कर रहा है। हम साफ साफ देख सकते हैं ग्राफ पहले पार्ट पे तो हमारा इंक्रीजिंग है, एंड एट हायर टेम्परेचर जैसे ही हम t को बढ़ाएंगे साफ साफ हमारा k डिक्रीज कर रहा है। एट ए हाई टेम्परेचर एज t इंक्रीजेस k डेफिनेटली डिक्रीजेस। तो दिस टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि k मैक्स का जो वैल्यू है दैट इज नॉट a, इट इज इक्वल्स टू a बाई e एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दोस्तों, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट मेरे ख्याल से हमें यहां पर समझ में आ चुका है। ओके